जय हिंद दोस्तों। चैप्टर 4 एक जादुई सफर। अंटार्कटिका की बर्फ से हिमालय की ऊंचाइयों तक। कल्पना कीजिए कि आज आप जिस जमीन पर बैठकर यह किताब पढ़ रहे हैं वह करोड़ों साल पहले यहाँ थी ही नहीं। जी हाँ, हमारा यह प्यारा भारत हमेशा से एशिया का हिस्सा नहीं था। एक समय ऐसा था जब भारत की यह जमीन दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल के पास अंटार्कटिका की हार कपाने वाली बर्फ और अफ्रीका के जंगलों से बिल्कुल सट कर सोई हुई थी। फिर पृथ्वी के गर्भ में एक महाधमाका और हलचल हुई। भारत का यह विशाल टुकड़ा अपने पुराने साथियों का साथ छोड़कर समंदर के सीने को चीरता हुआ उत्तर दिशा की तरफ एक एडवेंचरस सफर पर निकल पड़ा। करोड़ों साल तक समंदर में तैरते तैरते यह टुकड़ा ऊपर मौजूद एशिया की भारी जमीन से इतनी जोर से टकराया कि दोनों के बीच की जमीन आसमान छूने लगी और जन्म हुआ दुनिया के राजा यानी हिमालय पर्वत का। यह अध्याय केवल नक्शों, पहाड़ों और नदियों के नाम रटने के बारे में नहीं है। यह कहानी है उस जबरदस्त भौगोलिक टकराव की जिसने भारत को दुनिया का सबसे अनोखा और विशाल देश बना दिया। एक ऐसा देश जो आकार में पूरे यूरोप, रूस को छोड़कर से भी बड़ा है, यूरोप से भी बड़ा है, जहां के अकेले राज्य जैसे उत्तर प्रदेश या राजस्थान यूरोप के बड़े बड़े देशों को आबादी और आकार में मात देते हैं। तो चलिए समय की मशीन पे सवार होकर चलते हैं करोड़ों साल पीछे और देखते हैं कि कैसे अंटार्कटिका से टूटी एक जमीन आज हमारा महान भारत बन गई। रामशरण शर्मा की किताब भारत का प्राचीन इतिहास के अध्याय 4 चैप्टर 4 को आज से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इसकी शुरुआत करते हैं। आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले हमारी धरती का नक्शा ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज हम ग्लोब पर देखते हैं। आज जो 7 अलग अलग महाद्वीप हैं वे सब उस समय आपस में एक दूसरे से पूरी तरह चिपके हुए थे। पूरी दुनिया की जमीन का बस एक ही विशालकाय टुकड़ा था जिसे वैज्ञानिक पेंजिया कहते थे। इस विशाल जमीन के चारों तरफ सिर्फ एक ही महासागर था जिसे पैंथलासा कहा जाता था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे पानी की एक बहुत बड़े समंदर के बीचों बीच मिट्टी का एक बहुत बड़ा टापू तैर रहा हो। धरती के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और लावा होता है जिसकी वजह से अंदरूनी हलचलें और खिंचाव लगातार चलता रहता है। इसी खिंचाव के कारण यह विशाल पेंजिया बीच में से तड़क गया यानी टूट गया और 2 बड़े बड़े हिस्सों में बट गया। जो हिस्सा टूटकर ऊपर यानी उत्तर की दिशा की तरफ गया उसे लॉरेशिया नाम दिया गया। आगे चलकर इसी उत्तरी हिस्से से आज का उत्तरी अमेरिका, यूरोप और चीन जापान वाला एशिया महाद्वीप बना। जो हिस्सा नीचे यानी दक्षिण दिशा की तरफ गया उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। हमारा भारत इसी नीचे वाले दक्षिणी हिस्से का एक टुकड़ा था। उस समय भारत आज की तरह गर्म देश नहीं था बल्कि वह ठंडे अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के साथ साथ बिल्कुल सटकर जुड़ा हुआ था। वक्त के साथ धरती के अंदर का लावा शांत नहीं बैठा और उसने इस दक्षिणी हिस्से यानी गोंडवाना लैंड को भी टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर दिया। इसी दौर में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सब एक दूसरे से अलग होने लगे। इसी बिखराव में भारत का जो हिस्सा था जिसे हम आज दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं वह गोंडवाना लैंड से पूरी तरह कट गया। अलग होने के बाद भारत की जमीन का यह टुकड़ा बहुत धीमी गति से उत्तर दिशा की तरफ यानी ऊपर मौजूद लॉरेशिया यानी एशिया की तरफ तैरने लगा। यह रफ्तार इतनी धीमी थी कि इसे कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ने में भी सालों लग जाते थे। करोड़ों साल तक समंदर में ऊपर की ओर तैरते तैरते आखिरकार भारत का यह टुकड़ा
ऊपर मौजूद यानी नॉर्थ में मौजूद एशिया की भारी जमीन से बहुत जोर से टकराया। इस भयानक टकराव की वजह से दोनों जमीनों के बीच का हिस्सा और समंदर के नीचे जमा मलबा ऊपर की तरफ उठने लगा, ठीक वैसे ही जैसे दो गाड़ियों की आमने सामने टक्कर होने पर उनका बोनट ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। जमीन का यही उठा हुआ हिस्सा आगे चलकर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ यानी हिमालय पर्वत बना। इस तरह जो जमीन कभी ठंडे अंटार्कटिका और अफ्रीका के पास हुआ करती थी, वह करोड़ों साल का सफर तय करके आज हमारे भारत का हिस्सा बनी। पृथ्वी की इस अंदरूनी हलचल और भारत के खिसकने की कहानी को और गहराई से समझते हैं। दरअसल हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह, जिसे हम जमीन कहते हैं, वह एक अखंड टुकड़ा नहीं है। यह जमीन बड़ी बड़ी परतों या प्लेटों में बटी हुई है, जिन्हें वैज्ञानिक टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट धरती के अंदर मौजूद पिघले हुए लावे यानी मैग्मा के ऊपर तैर रही है। चूंकि अंदर का लावा बहुत गर्म होता है, इसलिए उसमें उबाल आता रहता है और इसी उबाल की वजह से ये विशाल जमीन की प्लेटें बहुत धीमी गति से इधर उधर खिसकती हैं। जब आज से लगभग 22.5 करोड़ साल पहले गोंडवाना लैंड नाम का विशाल दक्षिणी महाद्वीप टूटना शुरू हुआ, तो यह बदलाव इंसानी आंखों से देखने लायक तेज नहीं था। उसकी गति इतनी धीमी थी कि हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे। यह रफ्तार इतनी धीमी थी कि भारत की प्लेट हर साल केवल कुछ ही सेंटीमीटर आगे बढ़ पाती थी। इस बेहद धीमी गति के कारण ही जमीन के इन टुकड़ों को एक दूसरे से पूरी तरह जुदा होने में करोड़ों साल का लंबा वक्त लग गया। इस दौरान भारत का टुकड़ा धीरे धीरे अंटार्कटिका और अफ्रीका से दूर होता गया और बीच में हिंद महासागर का निर्माण होने लगा। सफर के इसी क्रम में लगभग 4 करोड़ साल पहले एक ऐसा समय आया जब भारत की यह प्लेट अपने पुराने सभी साथी टुकड़ों से पूरी तरह कट गई, अलग हो गई, जुदा हो गई। अब यह समंदर के बीच में एक विशाल तैरते हुए द्वीप की तरह थी, जो तेजी से उत्तर दिशा की ओर बढ़ रही थी। उस समय भारत की रफ्तार इतिहास में सबसे तेज मानी जाती थी, जो कि लगभग 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष थी। यह सुनने में बहुत कम लग सकता है, लेकिन भूगोल की दुनिया में इस रफ्तार को एक रिकॉर्ड माना जाता है। भारत की यह प्लेट बहुत ही ताकत के साथ ऊपर मौजूद यूरेशियन प्लेट, जिसमें आज का तिब्बत और एशिया शामिल है, की तरफ बढ़ रही थी। फिर करीब 3.7 करोड़ साल पहले वह ऐतिहासिक वक्त आया जब भारत की इस प्लेट का अगला सिवा यूरेशियन प्लेट के दक्षिणी हिस्से से टकरा गया। यह कोई मामूली टक्कर नहीं थी, बल्कि दो विशाल महाद्वीपों की आमने सामने की भिड़ंत थी। क्योंकि दोनों ही प्लेटें बहुत भारी और मजबूत चट्टानों से बनी थी, इसलिए कोई भी प्लेट पूरी तरह नीचे धंसने को तैयार नहीं था। नतीजा यह हुआ कि दोनों के बीच की जमीन और टेथिस नाम के प्राचीन समंदर के नीचे जमा हुआ सारा का सारा मलबा इस दबाव के कारण ऊपर की तरफ उठने लगा। यह टकराव आज भी थमा नहीं है। भारत की प्लेट आज भी एशिया को लगातार उत्तर की तरफ ढकेल रही है, जिसकी वजह से हिमालय आज भी हर साल थोड़ा और ऊंचा होता चला जाता है। वन प्लेट और ये दूसरा प्लेट, ये आया, एशिया और भारत का टकराया और ऐसे फोल्ड होकर हिमालय का निर्माण हुआ। जब भारत की जमीन का टुकड़ा ऊपर मौजूद एशिया की प्लेट से टकराया, तो वह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों प्लेटों के बीच का प्राचीन समंदर, जिसे टेथिस सागर कहा जाता था, पूरी तरह गायब हो गया। इस समंदर के नीचे करोड़ों सालों से जो मिट्टी, गाद और चट्टानें जमा थी, वे दोनों तरफ से पड़ने वाले भयानक दबाव के कारण ऊपर की ओर मुड़ने यानी कि उठने शुरू हो गए। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे अगर आप एक कपड़े को दोनों तरफ से हाथों से दबाते हैं
तो वह बीच में से ऊपर उठकर सिलवटें बना लेता है। जमीन की इन्हीं विशाल सिलवटों ने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी हिमालय का रूप ले लिया। यह पहाड़ों का राजा एक झटके में या कुछ सालों में बनकर खड़ा नहीं हुआ था, बल्कि इसके निर्माण में करोड़ों साल लगे और यह पूरा काम 4 अलग अलग बड़े दौर या चरणों में पूरा हुआ। जब पहली बार टक्कर हुई तो हिमालय की सबसे पहली और पीछे वाली श्रृंखला बनी, जिसे हम आज ट्रांस हिमालय कहते हैं। पीछे का मतलब कि मेरे सामने 1 2 3 तो पीछे हो गया। इसके बाद दबाव और बढ़ा तो उसके आगे की चट्टानें ऊपर उठी, जिससे बृहद हिमालय या महान हिमालय का निर्माण हुआ, जहां आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट मौजूद हैं। इसके बाद तीसरे चरण में मध्य या लघु हिमालय बना, जहां आज के खूबसूरत हिल स्टेशन जैसे शिमला, मनाली और नैनीताल बसे हुए हैं। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे आखिरी और चौथा चरण आज से करीब 20 लाख साल पहले शुरू हुआ और लगभग 12,000 ईसा पूर्व तक चलता रहा। इस अंतिम दौर में हिमालय का सबसे बाहरी और नया हिस्सा बना, जिसे हम शिवालिक की पहाड़ियां कहते हैं। यह हिस्सा बाकी हिमालय की तुलना में कम ऊंचा है, क्योंकि यह सबसे आखिर में मलबे के जमा होने के कारण और दबाव के कारण बना है। इस तरह 4 अलग अलग समय पर उठी इन पर्वतों श्रृंखलाओं ने मिलकर भारत के उत्तर में एक अभेद दीवार खड़ी कर दी है, जिसको तोड़ना, उसको पार करना बेहद मुश्किल है। जब ये ऊंचे पहाड़ बन गए तो इनकी चोटियां और चोटियों पर बर्फ जमने लगी और विशाल ग्लेशियर बन गए। जब ये ग्लेशियर पिघलने लगे तो वहां से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जैसी 12मासी नदियां निकलने लगी। ये नदियां पहाड़ों के तीव्र ढलान से बहुत तेजी से नीचे उतरती थी, जिसके कारण वे अपने रास्ते की मजबूत चट्टानों को काटती और पीसती हुई आगे बढ़ती थी। ये नदियां अपने साथ बारीक मिट्टी, बालू और कंकड़ पत्थर बहाकर नीचे लाने लगी। पहाड़ों से नीचे उतरकर जहां ढलान कम हुआ, वहां नदियों ने करोड़ों सालों तक इस उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को जमा करना शुरू कर दिया। मिट्टी के इसी लगातार जमाव ने भारत के उत्तरी हिस्से में एक बेहद विशाल, चौरस और उपजाऊ मैदान तैयार कर दिया, जिसे आज हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। और यही मैदान आज करोड़ों लोगों के पेट भरने का मुख्य जरिया है, स्रोत है। जब हम भारत और उसके आसपास के देशों के आकार को देखते हैं तो हमें इसके असली विस्तार का अंदाजा होता है। भूगोल में भारतीय उपमहाद्वीप शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमारे भारत देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्राकृतिक भौगोलिक इलाके के लिए किया जाता है, जो उत्तर में हिमालय से और बाकी तरफ से समंदर से घिरा है। यह पूरा इलाका इतना बड़ा है कि इसकी तुलना सीधे यूरोप महाद्वीप से की जा सकती है। पूरे यूरोप का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा दिखता है, क्योंकि उसमें रूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। लेकिन अगर हम यूरोप के नक्शे से रूस वाले हिस्से को पूरी तरह से हटा दें तो बाकी बचा हुआ यूरोप है, हमारा यह भारतीय उपमहाद्वीप आकार में उस बचे हुए पूरे यूरोप से भी बड़ा निकल जाएगा। हमारा भारतीय जो महाद्वीप है उससे बड़ा निकल जाएगा। इस पूरे उपमहाद्वीप की जमीन को अगर नापा जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 42 लाख वर्ग किलोमीटर बैठता है। कुदरत ने इस पूरे इलाकों को पहाड़ों और समंदर से घेर कर दुनिया से थोड़ा अलग तो बनाया है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। इस विशाल घेरे के अंदर मुख्य रूप से 5 बड़े पड़ोसी देश एक साथ रहते हैं, जिनमें हमारा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान शामिल है। ये सभी देश भले ही आज राजनीतिक रूप से अलग हैं, लेकिन इनकी संस्कृति, मिट्टी, मौसम और नदियां एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। अगर हम इस पूरे उपमहाद्वीप में से सिर्फ अकेले भारत देश की बात करें तो यह आबादी के मामले में एक विशाल महासागर जैसा है। जब यह किताब, जिसे मैं पढ़ा रहा हूं, जिसके चौथे चैप्टर को समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, तब भारत की आबादी लगभग 100 करोड़ के पार थी।
जब वो किताब लिखी गई, लेकिन आज के समय में यह बढ़कर 140 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, जो इसे दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाती है। इतने बड़े देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि हर इलाके का विकास सही से हो सके, इसे प्रशासनिक रूप से छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। और वर्तमान समय में भारत को कुल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें देश की धड़कन यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी शामिल है। अगर कुछ गड़बड़ हो तो करेक्शन जरूर कर लेना तुम लोग। भारत की विशालता का सबसे मजेदार उदाहरण इसके राज्यों का आकार और उनकी जनसंख्या है। हमारे देश के कुछ राज्य तो इतने बड़े हैं कि वे यूरोप के स्वतंत्र और बड़े बड़े देशों को भी पीछे छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए आबादी के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश अकेले पूरे पाकिस्तान या ब्राजील जैसे देशों के बराबर खड़ा होता है, और यूरोप के सबसे बड़े देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को भी आबादी में बहुत पीछे छोड़ देता है। वहीं अगर जमीन के आकार यानी क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा राजस्थान राज्य जर्मनी और इटली जैसी विकसित देशों से भी बड़ा है, और मध्य प्रदेश का आकार ओमान या पोलैंड जैसे देशों से बड़ा बैठता है। यही कारण है कि भारत को केवल एक देश नहीं बल्कि विविधताओं और विशालता से भरा एक पूरा संसार माना जाता है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में, जो मानसून की भूमिका है। मानसून की भूमिका भारत देश पर कैसे पड़ती है। हमारा भारत देश प्रकृति की तरफ से एक बहुत ही अनोखी और तय भौगोलिक सीमा में बंधा हुआ है। इसके उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत और 3 तरफ से यह समुद्र से घिरा है, अरेबिक, इंडियन और बे ऑफ बंगाल। भौगोलिक रूप से भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी गर्म इलाके में पड़ता है। इसे गर्मी की वजह से ही यहाँ एक खास मौसमी चक्र बनता है, इसी गर्मी की वजह से, जिसे हम मानसून के नाम से जानते हैं। मानसून सिर्फ 4 महीने की बारिश नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की धड़कन है। आज के समय में हमारे पास बांध है, नहरें हैं, बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल हैं और जमीन से पानी निकालने की आधुनिक मशीनें हैं। लेकिन जरा सोचिए, हजारों साल पहले प्राचीन काल में यह सब कुछ नहीं था। उस समय खेती किसानी पूरी तरह से आसमान से बरसने वाली बूंदों के भरोसे थी। अगर बारिश अच्छी हुई तो देश खुशहाल हो जाता था, और अगर सूखा पड़ा तो अकाल जैसी स्थिति बन जाती थी। इसलिए भारत के इतिहास, राजाओं के शासन, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि लोगों के जीने के तौर तरीके को तय करने में मानसून का सबसे बड़ा भूमिका हाथ रहा है। साल के 12 महीनों में से जून से अक्टूबर के बीच का समय भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। यह मानसून समुद्र की तरफ से ठंडी और नमी से भरी हवाएं लेकर आता है, जो भारत की भीषण गर्मी के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर पानी बरसाती है। इस मौसम में होने वाली खेती को हम व्यवहारिक भाषा में खरीफ की फसल कहते हैं। इसमें धान यानी चावल, मक्का, बाजरा और कपास जैसी फसलें उगाई जाती हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। प्राचीन काल में भी लोगों का मुख्य भोजन मुख्य रूप से इन्हीं फसलों पर निर्भर होता था। क्योंकि मानसून देश के हर हिस्से में एक बराबर नहीं बरसता, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कहीं बहुत कम होती है। इसलिए प्राचीन भारत के अलग अलग राज्यों और वहां के लोगों का खान पान भी इसी आधार पर तय हुआ कि उनके इलाके में मानसून कितना मेहरबान रहता है, उस हिसाब से उनका खान पान तय हुआ। जब अक्टूबर में यह दक्षिण पश्चिम मानसून खत्म हो जाता है तो देश में सर्दियों का मौसम शुरू होता है, और सर्दियों के दिनों में उत्तर भारत के इलाकों में एक अलग प्राकृतिक घटना होती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है।
सरल शब्दों में कहें तो यह भूमध्य सागर की तरफ से आने वाले बादलों की वजह से होने वाली हल्की बारिश या बूंदाबूंदी है। भले ही यह बारिश बहुत कम समय के लिए होती है, लेकिन यह सर्दियों की फसलों के लिए अमृत का काम करती है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी सर्दियों की नमी और हल्की बारिश के दम पर किसान गेहूं, जौ, चना और सरसों जैसी रबी की फसलें उगाते हैं। यानी उत्तर भारत के लोगों को साल में 2 बार प्रकृति से पानी की मदद मिल जाती है। यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है बहुत जरूरी है। लेकिन भारत के दक्षिण हिस्से, खासकर तमिलनाडु के समुद्री तटीय इलाकों की कहानी इससे बिल्कुल विपरीत है, अलग है। जब सर्दियों में उत्तर भारत में ठंड पड़ रही होती है, तब मानसून की हवाएं भारत के थल यानी जमीन से वापस समुद्र की तरफ लौटने लगती है। इस लौटते हुए मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। ये हवाएं जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, तो वहां से खूब सारा पानी सोख लेती हैं और मध्य अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने के बीच तमिलनाडु और उसके आसपास के तटीय इलाकों में भारी बारिश करवाती है। और यही कारण है कि जब पूरे देश में सूखा या हल्की ठंड का मौसम होता है, तब तमिलनाडु के किसान इस लौटते हुए मानसून के पानी से अपनी खेती करते हैं। इस तरह भारत के अलग अलग कोनों में मानसून का समय और तरीका अलग अलग रहता है। इस मानसून का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है, जिसने भारत को पूरी दुनिया का व्यापारी केंद्र बना दिया। आज से लगभग 2000 साल पहले यानी पहली शताब्दी के आसपास नाविकों और व्यापारियों ने समुद्र में चलने वाले इन मानसूनी हवाओं के पैटर्न यानी दिशा को बहुत बारीकी से समझ लिया। उस जमाने में जहाजों में कोई मोटर या इंजन नहीं होते थे। वे केवल कपड़े के पालों के सहारे हवा के रुख पर तैरते थे। विदेशी व्यापारियों, खासकर पश्चिमी एशिया जैसे अरब देश और भूमध्य रेखा के पास के व्यापारियों ने देखा कि जून के महीने में हवाएं समुद्र से सीधे भारत की तरफ हैं। उन्होंने इसी मौके का फायदा उठाया और अपने जहाजों को इन हवाओं के हवाले कर दिया, जिससे वे बहुत कम समय में और बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के आसानी से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया के तटों पर पहुंच जाते थे। इसके बाद वे कई महीने तक भारत में रहते थे, व्यापार करते थे और स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते थे। फिर जैसे ही सर्दी का मौसम आता था और हवाएं अपनी दिशा बदलकर उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में वापस समुद्र की तरफ चलने लगती थी, तो ये व्यापारी अपने जहाजों को फिर से उन लौटती हुई हवाओं के साथ बांध देते थे और आसानी से अपने देश वापस लौट जाते थे। मानसून की इस खोज ने समुद्र को एक हाईवे यानी कि रास्ते में बदल दिया। इसी वजह से भारत का व्यापार पश्चिमी एशिया, मिस्र, रोम और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ बहुत ज्यादा फैल गया। भारत से मसाले, कपड़े और कीमती रत्न विदेशों में जाने लगे। लेकिन यह सिर्फ पैसों या सामान का लेन देन नहीं था। जब ये व्यापारी महीनों तक भारत में रुकते थे, तो वे अपने साथ अपनी भाषा, अपने विचार, अपने धर्म और अपनी संस्कृति भी लाते थे। और यहाँ से भारत की संस्कृति, भारत की भाषा, यहाँ के धर्म को अपने देशों में ले जाते थे। इस प्रकार मानसून ने न केवल भारत के किसानों का पेट भरा और राजाओं के खजाने को मजबूत किया, बल्कि पूरी दुनिया के साथ भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों की एक अटूट नींव भी रख दी। जब देश में जून से अक्टूबर वाली मुख्य बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून खत्म हो जाती है, तो मौसम करवट लेता है और उत्तर भारत में गुलाबी ठंड की शुरुआत होती है। इसी सर्दियों के दिनों में पहाड़ों और मैदानों में एक बहुत ही अनोखी मौसमी हलचल देखने को मिलती है, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझें, तो यह भारत की अपनी बारिश नहीं, यह बादलों का एक ऐसा जत्था है जो भारत के हजारों किलोमीटर दूर यूरोप और अफ्रीका के बीच
स्थित भूमध्य सागर, जिसे मेडिटेरियन सी से उठता है, वहां से उठकर ये नम हवाएं और बादल ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करते हुए उत्तर भारत के आसमान पर पहुंचते हैं। इसी वजह से दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं और हल्की बूंदाबांदी या तेज बारिश शुरू हो जाती है, जबकि पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होती है। यह सर्दियों की बारिश उत्तर भारत के किसानों के लिए किसी अमृत या भगवान के वरदान से कम नहीं होती। इस चीज को इतने अच्छे से समझ लो कि आप भूलो मत। व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो इस समय खेतों में रबी की फसलें लगी होती हैं, जिनमें सबसे मुख्य फसलें गेहूं और जौ हैं। इस मौसम में फसलों को बहुत ज्यादा तेज धूप की नहीं, बल्कि हल्की ठंडक और अंदरूनी नमी की जरूरत होती है। जब आसमान से यह पानी बरसता है तो पौधों की नाइट्रोजन और जरूरी पोषण बहुत प्राकृतिक तरीके से मिल जाता है। इस पानी से गेहूं के दाने एकदम पुष्ट, मोटे और शानदार भी बनते हैं। पुराने जमाने में जब सिंचाई के लिए कोई कृत्रिम साधन नहीं थे, तब इस पश्चिमी विक्षोभ की बारिश पर ही पूरे उत्तर भारत का पेट पालने वाले अनाज का पैदावार टिका होता था। अगर किसी साल यह बारिश नहीं होता तो गेहूं की फसल कमजोर रह जाती थी और अनाज के दाम बढ़ जाते थे। जो भी मैं बात समझा रहा हूं, इसको बार बार मिक्स कर रहा हूं मैं ताकि तुम समझ सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ठीक इसी समय अगर हम अपने देश के दक्षिण हिस्से यानी दक्षिण भारत की तरफ देखें तो वहां की तस्वीर बिल्कुल जुदा होती है, अलग होती है। जब उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और हल्की बूंदाबांदी का सामना कर रहा होता है, तब तमिलनाडु और उसके आसपास के समुद्री तटीय इलाकों में एकदम अलग नजारा होता है। दरअसल अक्टूबर के बाद मानसूनी हवाएं जमीन से वापस समुद्र की तरफ लौटने लगती हैं। इस लौटती हुई हवा को उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। यह सूखी हवाएं जब भारत के मैदानी इलाकों से नीचे आती हैं तो इनके पास पानी नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचती हैं, समुद्र की गर्मी की वजह से वहां से भारी मात्रा में नमी और पानी सोख लेती हैं। इसके बाद ये हवाएं सीधे जाकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और श्रीलंका से टकराती हैं। और यही कारण है कि जब देश का बाकी हिस्सा सर्दियों में सूखा रहता है, तब मध्य अक्टूबर से लेकर दिसंबर के आखिरी हफ्तों तक तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मूसलाधार बारिश होता है। वहां के किसान इस पानी को तालाबों और झीलों में इकट्ठा करके अपनी फसलों को सींचते थे, जो उनके पूरे साल की आजीविका का साधन बनती थी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने रिपीट इसलिए किया ताकि आप कहानी की तरह पूरे पड़ाव को समझ सकें। अब हम बात करते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े मोड़ की जिसने भारत की किस्मत ही बदल दी। आज से करीब 2000 साल पहले यानी पहली शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास समुद्र के रास्ते सफर करने वाले नाविकों ने प्रकृति के इस मानसूनी खेल को बहुत गहराई से डिकोड कर लिया, यानी इसके पीछे के विज्ञान को समझ लिया। इतिहास में दर्ज है कि हिप्पिलस नाम के एक यूनानी नाविक ने पहली बार दुनिया को खुलकर बताया ये मानसूनी हवाएं साल के फिक्स महीनों में किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलती हैं। उस जमाने में आज की तरह लोहे के बड़े बड़े जहाज या डीजल इंजन नहीं हुआ करते थे। लकड़ी की बनी नावें और जहाज सिर्फ हवा के दबाव और सफेद रंग के बड़े बड़े कपड़ों पाल के सहारे तैरते थे। अगर हवा उल्टी दिशा में चलती रही हो तो जहाज को आगे बढ़ाना नामुमकिन होता था। इसलिए मानसून की दिशा का पता चलना इतिहास की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक था। इस खोज ने पूरी दुनिया के व्यापार का नक्शा बदल कर रख दिया। जो विदेशी व्यापारी पश्चिमी एशिया जैसे आज का सऊदी अरब, ओमान, यमन, ईरान,
ठीक है। और भूमध्य सागर के आसपास के अमीर देशों जैसे रोमन साम्राज्य और मिस्र में रहते थे, उन्होंने इस हवा का एक बहुत ही व्यवहारिक इस्तेमाल शुरू कर दिया। सोचिए कितने चतुर थे वे लोग। वे जानते थे कि जून के महीने में समुद्र के ऊपर चलने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाएं सीधा भारत की तरफ बहती हैं और वे अपने जहाजों पर कीमती सामान, सोने चांदी के सिक्के और वाइन लादते थे और उन मानसूनी हवाओं के रुख पर अपने जहाजों को छोड़ देते थे। और ये हवाएं एक प्राकृतिक धक्का या इंजन का काम करती थी, जिससे वे बेहद तेजी से और बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के अरब सागर को पार करके भारत के पश्चिमी तटों जैसे केरल का वो मुजरिस या गुजरात का भड़ोच बंदरगाह पर पहुंच जाते थे। इतना ही नहीं, यही हवाएं उन्हें आगे बढ़कर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे सुमात्रा, जावा, मलेशिया तक भी फैल जाती थी। इसके बाद ये व्यापारी तुरंत वापस नहीं लौट सकते थे, क्योंकि हवाएं लगातार भारत की तरफ ही बह रही होती थी। इसलिए वे कई महीनों तक भारत के तटीय शहरों में रुकते थे। इस दौरान वे भारत के राजाओं और स्थानीय व्यापारियों से मिलते थे, अपने देश का सामान बेचते थे और बदले में भारत के मशहूर गरम मसाले जैसे काली मिर्च, जिसे रोमन साम्राज्य में काला सोना कहा जाता था, मलमल के कपड़े और हाथी के दांत की बनी चीजें और कीमती रत्न खरीदते थे। फिर जैसे ही सर्दियों का महीना आता था और हवाएं अपनी दिशा पूरी तरह बदलकर उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में वापस समुद्र की तरफ बहने लगती थी, तो ये व्यापारियों के लिए घर वापसी का बिल्कुल सटीक और सही समय होता था। वे अपने जहाजों को उन लौटती हुई हवाओं के हवाले कर देते थे और बहुत ही सुरक्षित और आसान तरीके से वापस अपने देश पहुंच जाते थे। इस तरह मानसून की हवाएं साल में एक बार विदेशी व्यापारियों को भारत में लाती थी और दूसरी बार उन्हें वापस ले जाती थी। इस पूरे सिलसिले की वजह से भारत का समुद्री व्यापार इतनी तेजी से बढ़ा कि भारत दुनिया का सबसे अमीर व्यापारी केंद्र बन गया। रोम के बाजारों में भारतीय मसालों और कपड़ों की इतनी भारी मांग थी कि रोमन साम्राज्य का बहुत सारा सोना भारत खींचा चला आता था। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे खूबसूरत और गहरा असर हमारे समाज पर भी पड़ा था, और वो ये है कि ये विदेशी व्यापारी सिर्फ सामान बेचने या मुनाफा कमाने नहीं आते थे। जब वे कई महीनों तक भारत के शहरों में रुकते थे, तो वे अपने साथ अपनी भाषा, अपने विचार, अपने मजहब, अपने देश की कहानियां और अपने जीने का सलीका भी लेकर आते थे। जब वे भारतीय लोगों के साथ उठते बैठते थे, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। भारत के लोग उनकी अच्छी बातें सीखते थे और वे लोग भारत के ज्ञान, योग, आयुर्वेद और दर्शन से प्रभावित होते थे। इसी मानसूनी व्यापार के रास्ते भारत का बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों तक पहुंचा, जहां आज भी इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे अंगकोर वाट मंदिर में भारतीय संस्कृति की बहुत गहरी छाप देखने को मिलती है। व्यापारियों के जरिए ही नए नए खान पान के तरीके और रहन सहन की शैलियां एक देश से दूसरे देश पहुंची। इस प्रकार मानसून की उन मानसूनी हवाओं ने केवल समुद्र के जहाजों को गति नहीं दी, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों को एक दूसरे के दिल से जोड़ दिया और भारत को वैश्विक स्तर पर एक महान व्यापारिक और सांस्कृतिक महाशक्ति बना दिया। आज के इस वीडियो में मैंने 2 टॉपिक बहुत ही आसान व्यवहारिक शब्दों के साथ समझाने का एक प्रयास किया। अब इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। क्रांति की यह मशाल सदैव जलती रहे। इनकलाब जिंदाबाद।